बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज सेल्फ फिजियोलॉजी। सेल्फ फिजियोलॉजी का सबसे पहले हमसे क्यों दिया हुआ है कि वी मैक्स होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है इसका वी मैक्स होता है। जो ईगोडोम रिसेप्टर्स होते हैं इनका अदर नेम होता है मर्कर डिस्क। ईगोडोम रिसेप्टर्स को ये मर्कर डिस्क कहते हैं। प्लेटियो फेज के अंदर कैल्शियम अंदर जाता है और पोटाशियम बाहर जाता है, जिसकी वजह से प्लेटियो फेज डेवलप हो जाता है एक्शन पोटेंशियल के अंदर। एक्शन पोटेंशियल के अंदर प्लेटियो फेज की इसलिए डेवलप होता है क्योंकि कैल्शियम अंदर आ रहा होता है और पोटाशियम का ई फ्लक्स हो रहा होता है। कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, पोटाशियम का ई फ्लक्स की वजह से प्लेटियो फेज डेवलप हो जाता है। ऑल और नन एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है एक्सॉन हिलॉक पे। एक्सॉन हिलॉक पे ऑल और नन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। जो एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल्स होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई मेंटेन्ड होती है लोकल मेटाबोलाइट से, और जो नॉन एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल होती हैं उनकी ब्लड सप्लाई सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक होती है। अगर तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं हमारे स्केलेटन मसल्स तो फिर सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक से ब्लड सप्लाई मेंटेन्ड होती है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं स्केलेटन मसल्स तो फिर लोकल मेटाबोलाइट्स मेंटेन करते हैं ब्लड फ्लो को। सिंपैथेटिक कंट्रोल होता है स्किन का। स्किन जो होती है ना वो अंडर द सिंपैथेटिक कंट्रोल होती है। स्केलेटन मसल के अंदर कैल्शियम बाइंड करता है कैल्सीक्वेस्ट्रिन के साथ। स्केलेटन मसल्स के अंदर कैल्शियम जो कैल्सीक्वेस्ट्रिन के साथ बाइंड करता है। जो स्किन होती है वो सिंपैथेटिक कंट्रोल के अंदर होती है। जो एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल होते हैं वो लोकल मेटाबोलाइट्स के थ्रू अपने ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं, और जो नॉन एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल होते हैं वो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक के थ्रू ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। ऑल और नन एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन हिलॉक के ऊपर स्टार्ट होता है। जो प्लेटियो फेज होता है उसमें कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है और पोटाशियम का आउटफ्लक्स होता है। वी मैक्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की होती है और ईगोडोम रिसेप्टर्स को मर्कर डिस्क भी कहते हैं। ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन्स के अंदर होती है वो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होती है। बेसिकली ग्लूकोज की सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट होती है हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर। ग्लूकोज जो किसी भी मेम्ब्रेन से जब एब्जॉर्ब होगा ना तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। किसी भी मेम्ब्रेन से जब ग्लूकोज अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो होती है ना वो रीनल टिब्यूल्स के अंदर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। रीनल टिब्यूल्स के अंदर भी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको हमेशा कैरियर की ज़रूरत होती है। और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होती है वो रीनल टिब्यूल्स के अंदर भी होती है और इंटेस्टाइन्स के अंदर भी होती है। ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट जो प्लेसेंटा के थ्रू होती है ना, प्लेसेंटा भी एक मेम्ब्रेन है। जब मेम्ब्रेन के थ्रू ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होगी तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होगी, या अक्रॉस द मेम्ब्रेन जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और उसके बाद जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं किडनी से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। क्लोराइड और यूरिया ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव डिफ्यूजन से। क्लोराइड और यूरिया पैसिव डिफ्यूजन से होते हैं। ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स के अंदर जाती है ना वो सिंपल डिफ्यूजन से या फिर पैसिव डिफ्यूजन से जाती है। क्लोराइड और यूरिया भी ट्रांसपोर्ट हो रहे थे पैसिव डिफ्यूजन से। लोकल एनेस्थीसिया प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। लोकल एनेस्थीसिया जो मदर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर जाएगा वो भी सिंपल डिफ्यूजन या फिर पैसिव डिफ्यूजन से जाता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें पंप की ज़रूरत होती है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कैरियर की ज़रूरत होती है। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके लिए हमें पंप की ज़रूरत होती है। और जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाता है वो सिंपल डिफ्यूजन से या पैसिव डिफ्यूजन से जाता है। और लोकल एनेस्थीसिया जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है वो भी सिंपल डिफ्यूजन से या फिर पैसिव डिफ्यूजन से क्रॉस करता है। अगर तो सोडियम के जो इनएक्टिवेशन गेट हैं उनकी जो है वो क्लोज हो गए हैं। इनएक्टिवेशन गेट्स सोडियम के जब क्लोज हो जाते हैं डीपोलराइज स्टेट के अंदर, जब डीपोलराइज स्टेट होती है तो इनएक्टिवेशन गेट जो होंगे सोडियम के वो क्लोज हो जाएंगे। एक्टिवेशन गेट ओपन रहेंगे लेकिन जो इनएक्टिवेशन गेट्स होते हैं सोडियम के वो क्लोज हो जाते हैं डीपोलराइज स्टेट के अंदर। अब जो परमेबिलिटी होती है ना मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, हर मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देती है। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी हाई परमेबिलिटी होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन? वाटर की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और वाटर की इसी वजह से डिफ्यूजन कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। वाटर की परमेबिलिटी भी ज़्यादा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसलिए वाटर की डिफ्यूजन कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके लिए कैरियर चाहिए होते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर चाहिए थे, और जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी उसके लिए पंप चाहिए होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए पंप चाहिए होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर चाहिए होता है। जो परमेबिलिटी होती है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और वाटर की मैक्सिमम परमेबिलिटी होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, या हायर परमेबिलिटी होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और हायर डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वाटर की। हायर डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वाटर की और हायर परमेबिलिटी होती है वाटर की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो ऑक्सीडेज इंजाइम होती हैं और जो पेरोक्सीडेजेस होती हैं, जो पेरोक्साइड होता है वो पेरोक्सिसोम्स के अंदर होता है। पेरोक्सिसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेजेस होती हैं, और पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो ऑक्सीडेज इंजाइम होती हैं पेरोक्सिसोम्स के अंदर होती हैं, और जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होती हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर होती हैं। और जो लाइसोसोम्स होते हैं ना वो आपकी यूट्रस को भी रिग्रेस करते हैं प्रेगनेंसी के बाद
डिफ्यूजन जो होती है डिपेंड करती है साइज़ ऑफ द पार्टिकल के ऊपर। हाई डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वाटर की, और वाटर की हाई डिफ्यूजन कैपेसिटी थी, और वाटर की हाई परमेबिलिटी होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हाई डिफ्यूजन कैपेसिटी भी इसीलिए ही है क्योंकि उसकी सेल मेम्ब्रेन के अलॉन्ग परमेबिलिटी भी ज़्यादा है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और 13 MCQ दिया हुआ है कि जब सोडियम चैनल्स कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं किसी भी ड्रग से तो कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा, क्योंकि डीपोलराइजेशन के लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए सोडियम का होना ज़रूरी है। जब सोडियम के चैनल्स, आप कोई ऐसी मेडिसिन ले लोगे जिससे आपने सोडियम के चैनल्स को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है तो नो एक्शन पोटेंशियल, कोई एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होता है जब सोडियम के चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है कि सिलेक्टिवली परमेएबल होती है सेल मेम्ब्रेन। निसल सब्सटेंस या निसल ग्रैन्यूल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होते हैं ना वो पोटाशियम के ई फ्लक्स से, या पोटाशियम जब बाहर जाता है उससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ना वो अचीव होता है। लेकिन जो मेंटेन होगा ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो सोडियम पोटाशियम पंप करता है। सोडियम पोटाशियम पंप से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होता है, लेकिन जो पोटाशियम की ई फ्लक्स की वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो हम अचीव करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि रफ है उसके अंदर राइबोसोम्स हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो एटीपी की सिंथेसिस कराते हैं और सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है। गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं ये पैकेजिंग करती हैं, प्रोसेसिंग करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स को जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बनते हैं। और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी गोल्जी अपरेटस से होती है, गोल्जी बॉडीज से होती है। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं। पेरोक्सोसोम्स के अंदर ऑक्सीडेजेस होती हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्मूथ है, उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, उसने लिपिड्स और स्टीरॉइड की सिंथेसिस करनी होती है। और पेरोक्सोसोम्स की फॉर्मेशन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है, इसके ऊपर राइबोसोम्स है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं और न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। न्यूक्लियोलस के अंदर जो होता है ना वो लार्ज अमाउंट में RNA होता है और न्यूक्लियोलस जो होता है ना वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस कराता है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट होती है ना इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहे वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके लिए हमें पंप चाहिए होता है और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके लिए हमें कैरियर चाहिए होता है। ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट होता है ना फीटस के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज प्लेसेंटा को क्रॉस करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि प्लेसेंटा भी एक मेम्ब्रेन है। तो ग्लूकोज अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाता है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो रीनल ट्यूब्यूल्स है इंटेस्टाइन के अंदर होती है वो ग्लूकोज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होता है, और इंटेस्टाइन्स के अंदर भी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होता है। लोकल एनेस्थीसिया प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है सिंपल डिफ्यूजन या फिर पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। नर्व फाइबर्स को जब हम सोडियम फ्री सोल्यूशन के अंदर रखते हैं या सोडियम जब नहीं होगा तो कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं डेवलप होगा। कभी भी जब आप ना, या तो अगर आपने सोडियम चैनल ब्लॉक कर दिए किसी ड्रग की वजह से तो भी एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, और अगर नर्व फाइबर्स को हम सोडियम फ्री सोल्यूशन के अंदर रखेंगे तो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है।